चलो, तो CSS स्टार्ट करने से पहले एक ज़रा नई फाइल ले लेते हैं, उसका ज़रा नाम रख लेते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, ज़रा इसके अंदर और काम सीखते हैं। हमारे पास ये एक सिंपल सी मैंने बॉयलर प्लेट ले ली है। अब इसके अंदर हमने CSS करनी है स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग द CSS यू शुड नो द फुल फॉर्म एंड एवरीथिंग अबाउट CSS। तो CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, नोट कर लो, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। डन। अब जैसे कि आपको पता है कि जो HTML होती है, HTML किसके लिए यूज होती है? फ्रंट एंड में, और एक वेबसाइट को स्ट्रक्चर देने के लिए। CSS किसके लिए यूज होते हैं? वेब पेज को स्टाइल करने के लिए, उसकी खूबसूरती को इनहेंस करने के लिए। तो CSS हम उस पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब CSS के लिए भी कुछ सिंटेक्स होंगे। अगर स्टाइलिंग करनी है तो कुछ सिंटेक्स को फॉलो करने के लिए स्टाइलिंग होगी। गेटिंग माय पॉइंट? कुछ रूल्स होंगे उसके लिए। ठीक है जी, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन किन किन तरीकों से कर सकते हो और किस वे में इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। गेटिंग माय पॉइंट? अब सबसे पहले जरा समझते हैं कि अगर हमें CSS करनी है तो उसके लिए एक सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी, वो सिंटेक्स क्या होता है, किसी को पता है? जो पहले क्लासेस लगा चुके हैं। और सिंटेक्स पूछा मैंने। सिलेक्टर होता है, फिर क्या होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद उसकी वैल्यू डिफाइन करनी होती है। ये सिंटेक्स होता है। ठीक है जी, सबसे पहले क्या होता है? सिलेक्टर, उसके बाद क्या होता है? प्रॉपर्टी, फिर उसकी वैल्यू होती है। अब इस सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। पहली चीज़ तो ये, अगर ऐसा लिखा है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, थोड़ा खुला खुला करके लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है जी, पीछे वाले जो बैठे सबको दिख रहा है ना? चलो, अब यहाँ पे क्या है? सिलेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्टर क्या होती है? तो जितने भी टैग्स हैं HTML के अंदर वो सारे सिलेक्टर्स ही हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जितने भी टैग्स HTML के अंदर वो सारे सिलेक्टर्स ही हैं। अब बात ये है कि टैग और सिलेक्टर में फ़र्क क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रही हूँ H1, अगर मैंने इस तरीके से लिखा H1, अगर वो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आया तो वो क्या हो जाएगा? वो एक टैग हो जाएगा। और हम इसको कहाँ पे लिखेंगे? इस बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, फॉर स्ट्रक्चर पर्पस, कोई कंटेंट को लिखने के लिए। अगर वही H1 को मैं सिर्फ और सिर्फ H1 लिखूं और इस तरीके से कुछ लिखूं, देन H1 इज अ सिलेक्टर हियर। विदाउट एंगुलर ब्रैकेट जब आप किसी टैग को लिखते हो फॉर स्टाइलिंग पर्पस, उसको हम सिलेक्टर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? किसको डाउट है यहाँ तक? चलो, उसके बाद क्या होती है? प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या होती है? इट्स एन एट्रीब्यूट ऑफ ऑल द सिलेक्टर्स इन HTML5। एट्रीब्यूट हमने पढ़े हैं, विच प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये प्रॉपर्टी इस सिलेक्टर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगी। वैल्यू क्या होगी? नाउ वैल्यू इज एन एट्रीब्यूट ऑफ प्रॉपर्टी। ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है कि वैल्यू होती है एट्रीब्यूट ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि ये प्रॉपर्टी एक सिलेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और ये वैल्यू उस प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट को स्टाइल करना होगा तो मैं क्या करूँगी? स्टाइलिंग किस तरीके की हो सकती है टेक्स्ट की? उसका कलर कैसे लिख सकते हो, उसके बैकग्राउंड, उसका फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट के स्टाइल में उसकी विड्थ कितनी है, वो कितना सेंटर में है, कितना लेफ्ट में है, कितना राइट में है। इसी तरीके के सारे स्टाइल क्या हो जाएंगे? वो इसी की प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब कितनी, कौन सा कलर देना है, कौन सा बैकग्राउंड कलर देना है, कौन सा फॉन्ट साइज देना है, वो सारी इसकी वैल्यू हो जाएगी।
गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो ज़रा इसको हम कर देते हैं यहाँ पे कमेंट। ये तो हो गया, हमने बात कर ली सिंटेक्स के बारे में। अब सेकंड इसके अंदर आता है कि अगर आपने CSS को इम्प्लीमेंट करना है, इसको लिख देते हैं ज़रा। डन। अब यहाँ पे हमें किस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन मिलती है, ये तो हमें सिंटेक्स पता चल गया कि जब भी हमने CSS देनी है हमने इसी सिंटेक्स को फॉलो करना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन रूल्स हो जाती हैं। 3 तरीके के टोटल मिला के इम्प्लीमेंटेशन रूल होते हैं, जिससे कि वेब डिज़ाइनर किसी भी पेज को स्टाइल कर सकता है। गेट माई पॉइंट? अब वो कौन कौन से तरीके होते हैं? फर्स्ट होता है इनलाइन CSS। इन लाइन मतलब एक ही लाइन में आप अपनी CSS को डिफाइन कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? अब वो किस तरीके का होता है? यूजिंग एन इट्स एन एट्रीब्यूट। ठीक है जी। तो आपको पता ही है कैसे आप एट्रीब्यूट को लिखते हो। तो जैसे आप एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हो बिल्कुल वैसे ही आपने यहाँ पे CSS देनी होती है। ठीक है जी। एक एक मेथड पढ़ रहे हैं, साथ में उसका प्रैक्टिकल करते हैं। अब जैसे हमने इनलाइन मेथड पढ़ा, तो ज़रा उसके अंदर करके देखते हैं। मेरे पास सपोज है H1, मैंने लिखा है यहाँ पे टेक्स्ट है, तो मैंने कुछ ये लिखा, मैंने इसको सेव किया। द मोमेंट हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे अपने क्रोम पे, तो लेट्स सी, अब ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। अगर मुझे सपोज इसको कलर वगैरह करना है तो हम कैसे करेंगे? फिलहाल मैं बाकी की फाइलें बंद कर देती हूँ, तो मैं क्लोज अदर करूँगी और मुझे सिर्फ ये फाइल चाहिए। तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग टैग के अंदर थोड़ी सी स्पेस दो और स्टाइल का यूज़ करो। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है इन लाइन CSS के अंदर, मतलब HTML के अंदर ही एक ही लाइन में उसको डिफाइन कर दो। तो ज़रा कलर डिफाइन कर लेते हैं कि आपको कौन सा कलर चाहिए। तो मैं लिखूंगी जो कलर है उसका, वो सपोज मुझे रेड चाहिए। कलर का मतलब होता है टेक्स्ट का कलर कौन सा दे रहे हो। तो सेव किया, टैप किया, रीलोड किया और आपके पास मिल गया ये टेक्स्ट का कलर। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ जी? कोई है जिसको कोई डाउट है? नो वन? चलो, अब ये इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। सिंपल सा तरीका है। अगर आपने लिखा था सिलेक्टर, तो सिलेक्टर यहाँ पे आ जाएगा और ब्लॉक्स की जगह यहाँ पे डबल कोट्स आ जाएंगे। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कौन सी है? कलर प्रॉपर्टी है। कौन सी वैल्यू है, मतलब कौन सा कलर दे रहे हो वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ गया? चलो, सेकंड मेथड के ऊपर चलते हैं, दैट इज द इंटरनल मेथड। अब ये जो इंटरनल मेथड होता है वो किसका यूज करता है? स्टाइल टैग का। ठीक है जी। और वो भी याद रखना, जब भी स्टाइल टैग को इस्तेमाल कर सकते हो आपको हमेशा हेड टैग के अंदर ही यूज करना है। ठीक है जी। हेड टैग के अंदर ही हमेशा आप CSS का यूज करोगे इन केस यू आर यूजिंग द इंटरनल CSS। इंटरनल CSS मतलब एक ही पेज के ऊपर होगा। अगर मेरी फाइल है intro style.html, तो इसी के अंदर फाइल के अंदर ही मैं अपनी CSS को यूज करूंगी, लेकिन वो टैग का यूज करके होगा। अभी तो आपने एट्रीब्यूट यूज करा ना, अभी टैग होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, पैराग्राफ है, तो मैंने पैराग्राफ लिख दिया। चलो सपोज एक और पैराग्राफ है, मैंने इसको सेव किया। अब यहाँ पे जाएंगे हेड के अंदर, जहाँ पे हेड खत्म हो रहा है, मेरी आदत है कि जहाँ पे हेड खत्म होता है मैं डायरेक्ट उसी के ऊपर स्टाइल टैग शुरू करती हूँ। आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो। तो मैंने लिखा स्टाइल इसके अंदर। अब स्टाइल के बाद फिर से सिलेक्टर, कोट्स के अंदर, सॉरी वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी एंड उसकी वैल्यू। मान लो मुझे पैराग्राफ को यहाँ पे कलर देना है, मैंने लिखा कलर, मान लो उसका कलर जो है वो मुझे ग्रीन देना है। और उसका जो बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। कौन सा कलर देना है? सपोज एक्वा इज द कलर। VS कोड के ऑप्टिमाइजेशन देख पा रहे हो? कुछ टाइप कर रही हो ना, सजेशंस आ रहे हैं, तो यही VS कोड की ऑप्टिमाइजेशन होती है। सेव करो, प्रेस करो टैब, रीलोड करो और आपके पास कुछ ऐसा मिल जाएगा। इसका जो कलर है वो भी ग्रीन कलर का आ रहा होगा। चलो मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, अगर किसी को एक्वा में नहीं पता चल रहा तो मैं इसका कलर ऑरेंज कर देती हूँ। अब नज़र में आ गया सबको? तो कलर इसका ऑरेंज हो गया और बैकग्राउंड कलर इसका एक्वा हो गया। लॉजिक समझ में आया? तो ये हमने किसका यूज़ किया? स्टाइल टैग का यूज़ करा। क्लियर एवरीवन?
अब थर्ड इसके अंदर कौन सा आता है, एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब होता है कि आपको डॉट सीएसएस नाम की एक फाइल का यूज करना पड़ता है, ठीक है जी। वो आपकी कोई आउटसोर्स फाइल होती है, और फिर एचटीएमएल फाइल को और सीएसएस फाइल को लिंक भी करना पड़ता है। काम किसी और फाइल में होगा, एचटीएमएल किसी और फाइल में होगी, सीएसएस किसी और फाइल में होगी, तो ऑब्वियसली दोनों को लिंक भी तो करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पे इतना लॉजिक हो गया। अब मैं एक नई फाइल लूंगी और मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूंगी। सेव के लिए मैं इसका नाम चूज कर रही हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस, जो कि स्टैंडर्ड रखते हैं। जब भी आप एच टी एम एल सी एस एस के अंदर काम करते हो स्टैंडर्ड नाम रखते हो, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और स्टाइल के लिए सी एस एस डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ पे मैं स्टाइल डॉट सी एस एस रख रही हूँ, एंटर करो। और यहाँ पे रुको, सेव नहीं हुई ठीक से, मैंने कुछ नाम गलत दे दिया, हाँ नाम गलत दिया था, स्टाइल डॉट सी एस एस देना है। तो अब ये कुछ ऐसी फाइल आ रही है। जब ये हैश का ऐसे सिंबल आ रहा है ना, विच मीन्स ये आपकी सी एस एस वाली फाइल है, और ये टैग्स होंगे तो वो आपकी HTML वाली फाइल है, तो दोनों में डिफरेंस रखना। अब मान लो यहाँ पे मैं कंटेंट लिख रही हूँ, मैं लिखा H2, फिर से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टेक्स्ट हेयर फॉर एक्सटर्नल CSS, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं इसको जो स्टाइल करूँगी वो मैं किसी और में करूँगी, रुको मैं कंटेंट में टेक्स्ट चेंज कर देती हूँ। सपोज़ ये जो मेरा टैग है वो H2 वाला टैग है, इसको सेव किया और कंटेंट में चलो, यहाँ पे H2 के अंदर बिल्कुल वैसे स्टाइल करेंगे जैसे आपने स्टाइल टैग के अंदर करा है, जस्ट इनलाइन के अंदर थोड़ा चेंज होता है। इनलाइन के अंदर सिर्फ आपने एट्रीब्यूट की तरीके से वैल्यू देनी होती है डबल कोट्स के अंदर, बाकी जब आपने स्टाइल टैग का यूज़ करा है फिर भी अलग होगा, अगर आपने सी एस एस डॉट सी एस एस वाली फाइल को यूज़ करा है तो भी सिलेक्टर वाला पूरा रूल होगा। अब H2 के अंदर क्या कलर करना है, मान लो जो कलर है वो कलर है आपका ये ब्लू वाला, और जो बैकग्राउंड का कलर है वो आप थोड़ा लाइट देना चाहते हो, मान लो ये वाला कलर है। तो सेव करो, टैब करो, तो मान लो अगर आप इसको रीलोड करते हो तो कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, फाइलें तो हमने बना ली, हमने लिंक नहीं करी। कई बार होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहती है, समथिंग कुछ भी है, तो हम देख रहे हैं हम अपना सारा काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारी फाइलों को सीएसएस नहीं मिल रही। इसके लिए आप क्या करते हो, दोनों फाइलों को लिंक करो। अब द थिंग इज कि हाउ टू लिंक, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम लिंक टैग को यूज करते हैं। क्या टाइप करना है, लिंक, एंट्रेट करो, आगे आपके पास रिलेशन क्या बता रहा है, स्टाइल शीट एचरेफ। एचरेफ क्या होता था, फुल फॉर्म क्या थी एचरेफ की, हाँ जी, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस के अंदर वैल्यू क्या आती थी, यूआरएल आती थी। ये नहीं बोलना फाइल का नाम बोलना है, क्योंकि एचरेफ के अंदर अगर एंकर टैग का यूज कर रहे हो तो फिर तो यूआरएल आता है, फाइल की लोकेशन आती है ना, कौन सी जो वेबसाइट वाली फाइल होती है। तो याद रखो आपने कौन सा कब क्या चीज बोलनी है, आपने यूआरएल बोला, आपने फाइल का नाम नहीं बोला। तो यहाँ पे एचरेफ के अंदर मुझे देनी है अपनी सीएसएस वाली फाइल, तो मेरे पास मिलेगी स्टाइल डॉट सी एस एस। अब जरा सेव करते हैं, टैप करते हैं, रीलोड करते हैं, और हमारी सी एस एस यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। ईजी था, बहुत ईजी था। प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, यहाँ तक किसी किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता दो, नहीं कोई चीज़ क्लियर हुई तो प्लीज़ जल्दबाजी मत करना। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ है, मेथड तो हमने तीनों सीख लिए, किसको कहाँ पे अप्लाई करना है। फर्स्ट चीज़ ये, ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। जब आप अपने स्टार्टिंग एरा में हो, जब आप चीज़ें सीख रहे हो, तो आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हो। रेकमेंड, जो हाईली रेकमेंड करा जाता है वो या तो इंटरनल होता है या तो वो एक्सटर्नल होता है, ठीक है जी। इनलाइन करने बैठोगे ना, क्योंकि सीएसएस की प्रॉपर्टी कोई एक नहीं होती, बड़ी प्रॉपर्टी होती है। जस्ट इमेजिन कि अगर इसी के अंदर H1 के अंदर मुझे कलर देना था, मुझे बैकग्राउंड की इमेज देनी थी, मुझे हाइट वेट देना था, फॉन्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, कलर वेट इटैलिक बोल्ड जितनी भी चीज़ होंगी, अगर मुझे वो भी देनी है तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जानी थी। उतना ही आपका HTML का कोड लंबा होता जाएगा, जबकि आपके पास सेपरेट स्टाइल टैग भी है और अंदर फाइल सोर्स भी है, आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो हाईली रिकमेंड क्या किया जाता है कि अगर आप इंटरनल और एक्सटर्नल को यूज़ कर सकते हो तो आप बेटर हो। इनलाइन सीएसएस आप सिर्फ तब यूज़ करो जब आपको क्विक सोल्यूशन चाहिए होती है। अच्छा थोड़ी सी बिट चेंज करनी है, कहाँ पे सिलेक्टर ढूंढने बैठोगे, आप जब कल को क्लास और आईडी भी यूज़ करोगे आपको कहाँ याद होगा उन चीज़ों के बारे में,
गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे कई बार होता है कि चलो कोई बार नहीं, दिमाग से निकल गया, आप टैग को देख रहे हो, क्विक सोल्यूशन करता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड रह जाता है इंटरनल सी एस एस, जो पर्सनली मैं भी इंटरनल सी एस एस ही यूज़ करती हूँ। थर्ड रह जाता है एक्सटर्नल सी एस एस। अब एक्सटर्नल सी एस एस कब यूज़ करना है, किसी को कोई आइडिया है कि सेपरेट फाइल हम बनाएंगे क्यों? इजी हो जाएगी ना, सबको स्टाइलिंग में कभी सपोज चेंज करना हो, सीधा हम स्टाइल शीट को करेंगे तो ज़्यादा। एक और कोई और सोल्यूशन इसके लिए? कोड ज़्यादा हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल तरीके से समझाती हूँ। हम तीनों की लाइनों को एक चीज़ में कंबाइन करती हूँ। पहला चीज़ तो ये कोड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सेकेंड चीज़ ये फाइलें इधर उधर होएंगी, ढूंढने नहीं मिलेगी। थर्ड चीज़ जो उन्होंने बताई उसका मतलब ये है कि मान लो आपने एक वेबसाइट बनाई, उसके अंदर आपने नेविगेशन पैन बना दिया एक, हर वेबसाइट के पेज के अंदर होम अबाउट पेज का स्टाइल आएगा, डेफिनेटली आएगा। आपने क्या किया, वो नेविगेशन का एक सेपरेट कोड लिख के रख लिया एक अनदर सीएसएस फाइल के अंदर। कल से क्लास में एंट्री नहीं होगी अगर लेट आओगे तो। बैठो। ठीक है जी। अगर आपने एक नेविगेशन के लिए सेपरेट बनाई है फाइल, तो सेपरेट फाइल का मतलब इसके अंदर क्या होगा, नेविगेशन के लिए एक सेपरेट कोड लिख के रख लो हर पेज के अंदर। वो 10 से 12 लाइनों का, मान लो 50 लाइनों का, 100 लाइनों का आपको कोड है, दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिंक रिलेशन फाइल एचडीएफ के अंदर फाइल का नाम दे दिया, तो इससे काम इजी भी हो जाएगा। फोर्थ इसके अंदर क्या होता है, जब आप क्लाइंट हैंडल करते हो, जब आप क्लाइंट्स हैंडल करते हो ना, आपको हर चीज़ का एक सेपरेट फोल्डर बना के देना पड़ता है, प्लगइन्स वगैरह बहुत चीज़ें देनी पड़ती हैं। मान लो आपने क्या करते हो, आपको इमेज लगानी है, आप कॉपी इमेज ड्रेस करके फटाफट इमेज लगा देते हो, ऐसा काम नहीं करते। हम एक्चुअल जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम इमेजेस को डाउनलोड करते हैं, उन डाउनलोड करी करी इमेजेस को अपने सेम फोल्डर के अंदर रख के एक और उसके अंदर फोल्डर बनाते हैं, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। सेम फोल्डर के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर बनाओ, उसके अंदर इमेजेस को क्या कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो, डन। उसके अंदर क्या होगा, जब आप क्लाइंट को प्रोजेक्ट देते हो तो उसके कंप्यूटर पे तो सारी इमेजेस चल सकती हैं, क्योंकि आप उसको सिर्फ फाइल नहीं दे रहे होते, आप उसको इमेजेस भी देते हो। गेटिंग माई पॉइंट। और अगर आपने लगा दी सी एस एस वाली फाइल, आपकी एक फाइल कहीं और है, दूसरी फाइल कहीं और है, उसके कंप्यूटर में चले ना, आप तो बोल रहे हो कि मेरे कंप्यूटर में तो बहुत अच्छी चल रही है, ये फाइलों का फेरबदल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब भी आप किसी क्लाइंट को आप अपने प्रोजेक्ट देते हो, ऑलवेज चूज द एक्सटर्नल सी एस एस फाइल, और सभी का फोल्डर बना के ही आप दूसरे को सेंड किया करो। इसी तरीके से प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया जाता है। क्लाइंट प्रोजेक्ट इसी तरीके से होता है। जब आप वेबसाइट के अंदर भी अपनी होस्टिंग वगैरह लेते हो, तो होस्टिंग में क्या होता है, वो जो सर्वर वगैरह होते हैं जहाँ पे आप अपनी फाइलें पोस्ट करते हो, उस सर्वर को भी एज अ क्लाइंट आपको सारी चीज़ें देनी पड़ती है। हालांकि एक्चुअल में क्लाइंट तुम लोग होते हो, जो अपने अपने कंप्यूटर के एड्रेसेस के साथ वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हो। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सबको समझ में आया? कोई ऐसा है? हाँ, मान लो। बिल्कुल भी नहीं। इसके आगे जब हम थोड़े सी एस एस वेरिएबल्स के अंदर पढ़ेंगे ना, तो सी एस एस वेरिएबल्स के अंदर क्या होगा, एक बार सी एस एस का वेरिएबल बना के रख लो, उसके अंदर जितने कलर्स डाले वो कर दो, तो क्या होगा, सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। और जहाँ पे अगर 100 पेजेस बनाए हैं, तो 100 पेजेस के अंदर अपने आप चेंज हो जाएगा, खुद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके के एडवांस सी एस एस भी होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर है सबको? थोड़ा इसके अंदर और काम कर सकते हैं, ज़्यादा प्रेशराइज तो नहीं लग रहा? चलो, अब यहाँ तक तो हमने सिर्फ इतनी इतनी प्रॉपर्टी सीख ली। अब द थिंग इज, ये थोड़ा आज बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर काम करते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड के अंदर काम करेंगे। सपोज ये सारा मुझे इसका सी एस एस रिमूव करना है, मैं ये इसको भी कमेंट कर दे रही हूँ, हटाऊंगी कुछ नहीं, जस्ट कोड में कमेंट कर दूंगी, ताकि आपके पास जब प्रैक्टिस करो तो आपके पास सब चीज़ें रह जाएं। इसको भी ज़रा मैं कर दे रही हूँ कमेंट, सेव टैब रीलोड। तो एक्चुअल में कुछ ऐसा दिख रहा है, और इसको भी मैं रिमूव ही कर देती हूँ, डोंट नीड दिस वन। यहाँ तक कर दें बस। चलो, तो ये कुछ ऐसा काम आ गया। अब ज़रा करते हैं कि अगर हम बॉडी के अंदर कुछ स्टाइलिंग करेंगे तो हम किस तरीके की करेंगे?
इसी बॉडी के अंदर हम अपना सारा काम करेंगे। डन। मान लो बॉडी के अंदर मैं लिख रही हूँ जो कलर है वो रेड हो जाए, सबका कलर रेड होगा। बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी एलिमेंट सबका पेरेंट है। सीएसएस के अंदर जो हम कनेक्शन सीखते हैं, जो हम रेफरेंसेस सीखते हैं, वो हम पेरेंट और चाइल्ड के तरीके से सीखते हैं। अभी बहुत लेमन में मैं कुछ टेक्निकल नहीं समझा रही, कि जो बॉडी टैग होता है वो सारे एलिमेंट का पेरेंट होता है। बॉडी टैग के अंदर आप कुछ भी टैग लिखते हो वो बॉडी के अल्टीमेट चाइल्ड होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? इसके अंदर ये कंसेप्ट हो गया। अब ये कलर हमने लिख लिया, एक इसको बैकग्राउंड का कलर दे देते हैं। तो अगर आपने इसको बैकग्राउंड का कलर देना है तो आप इसके अंदर कुछ भी दे सकते हो। सपोज मेरे पास ये है, तो मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लैक, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके का आ रहा है। क्लियर हुआ? अगर आपने इसको कुछ बैकग्राउंड की इमेज देनी है तो उसके लिए पर्पस कुछ अलग होगा। तो बैकग्राउंड की इमेज हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसके अंदर हम यूआरएल देंगे, यूआरएल के अंदर हम अपना पाथ देंगे। मान लो इमेजेस मेरे पास फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास सिर्फ एक ही इमेज है, तो ये वाली मेरे पास इमेज है। ठीक है जी। अगर मैं इसको कम में करके देखूं तो 100% साइज में मेरा ये वाली इमेज आ रही है। मैंने इसको 100% ही क्यों करा, क्योंकि आपके जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन सबकी जो विड्थ होती है, जो आप ब्राउजर चलाते हो, ब्राउजर की विड्थ और हाइट 100% होती है। हाइट भी 100% और विड्थ भी उसकी 100% होती है। जब भी आप वेबसाइट चलाते हो आपको किस किस ब्रेक पॉइंट पे काम करना चाहिए, 100% पे काम करना चाहिए। जब हम इसके अंदर रिस्पॉन्सिव वाले काम सीखेंगे ना आगे चल के जेएस के अंदर, फिर सीखेंगे कि किस तरीके से 100% से कम या ज़्यादा के अंदर, जैसे टैब के अंदर, टीवी के अंदर, फ़ोन के अंदर अपने आप वेबसाइट छोटी या बड़ी हो जाती है ना, वो चीज़ है। फिलहाल के लिए हम जो भी काम करेंगे हमने ट्राई करना 100% विथ के अंदर ही लगाए। लॉजिक क्लियर हुआ सबको? अब यहाँ पे ये जो मेरी इमेज है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, जिसको सही करना है, पहली चीज़ तो ये कि रिपीट हो रही है। जो इमेज मेरे पास है मैं उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट करूंगी, जो आपके पास होगी आप उसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट करोगे। तो मान लो ये जो बैकग्राउंड इमेज है, सबसे पहले तो ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। पहले तो उसका रिपीट हटाते हैं। तो बैकग्राउंड के अंदर जो इसका रिपीट है, आप 3 तरीके सेट कर सकते हो। नो रिपीट मतलब बैकग्राउंड रिपीट नहीं होगा। एक्स से रिपीट कर सकते हो, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से। तो पहले ज़रा एक्स एक्सिस से रिपीट कर देते हैं। मान लो मुझे कोई इमेज रिपीट करनी ही है, तो मैं रिपीट कर रही हूँ इन दी एक्स एक्सिस, तो ये इस तरीके से रिपीट होगी। अगर मुझे इसको वाई एक्सिस से रिपीट करनी हो तो ये इसके नीचे आएगी। ये देखो, जिस मैंने इसको साइज थोड़ा छोटा करके बता रही है तो ये ऐसी आ रही है। जब आपने पहले देखी तो वो हॉरिजॉन्टल में आएगी, अब वो वर्टिकल में आ रही है। तो ये होता है रिपीट वाई करने से। जब मुझे चाहिए नहीं रिपीट तो मैं इसको करूँगी कि मुझे नो रिपीट वैल्यू चाहिए। नो रिपीट से क्या होगा, सिर्फ एक ही बार वो इमेज आएगी। अब दोबारा से ज़रा इसको 100% में चलाते हैं, तो ये मेरी एक्चुअल इमेज आ रही है। गेटिंग माई पॉइंट? इसके बाद आप बैकग्राउंड की बहुत सारी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। जैसे मान लो बैकग्राउंड की पोजीशन कौन सी देनी है, पोजीशन को हम थोड़ा आगे लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसको साइज कौन सा देना है, साइज मान लो मुझे इसको कवर देना है, तो ये बैकग्राउंड का साइज आ गया। कवर मतलब पूरे कवर कर लेगी। अब जो कि जो मेरी इमेज है वो पीएनजी इमेज है, विदाउट एनी बैकग्राउंड वाली इमेज है, तो वो बिल्कुल सेंटर में फिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कंटेंट ऐड कर दूँ तो, जैसे सपोज मैं इसके अंदर ये सारा कंटेंट दोबारा से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। मैंने किया कॉपी एंड आई एम गोना पेस्ट इट अगेन। तो मैंने बहुत बार इसको पेस्ट करना है। सेव करो, टैप करो, रीलोड करो, तो मेरी इमेज यहाँ से हट गई। ये बहुत बुरा दिख रहा है। ये जो मेरी इमेज है, जैसे मेरा टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है मेरी इमेज भी स्क्रॉल हो रही है, जो हमें नहीं चाहिए। तो मान लो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, हालांकि कई वेबसाइट्स के अंदर ये भी चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि आप डिज़ाइनर हो, आप अपनी वेबसाइट को किस तरीके से स्टाइल कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट को इस टाइम पे लग रहा है कि नहीं यार ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, बट ऐसा नहीं है। आपकी क्रिएटिविटी से ये भी चीज़ सॉल्व हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगी कि जो बैकग्राउंड की पोजीशन है वो मुझे फिक्स में चाहिए। सॉरी, बैकग्राउंड की अटैचमेंट है, बैकग्राउंड की अटैचमेंट है वो मुझे फिक्स्ड में चाहिए। तो ये जितना मर्जी टेक्स्ट होल्ड करो इमेज उधर से नहीं हटेगी। बैकग्राउंड अटैचमेंट मतलब जो बॉडी टैग के अंदर आपने जो अटैच करी है ना इमेज, वो फिक्स्ड रहेगी, वो स्क्रॉल नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ एवरीवन? तो ये सारी इसके अंदर बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी थी।
किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो वन। इसके आगे कुछ बैकग्राउंड की पोजीशन भी होगी जो हम धीरे धीरे करके ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है जी। बट बिफोर दैट हमने इसके अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखना है, जो होगा कि पेज विद इन द लिंक कैसे करते हैं, एक पेज को उसी के नीचे कैसे लिंक करते हैं, और दूसरा होगा सिलेक्टर और आईडी स्यूडो सिलेक्टर्स। गेटिंग माय पॉइंट। सर एक चीज सीख लेते हैं कि एक पेज को एक ही जगह पे लिंक कैसे करते हैं। मान लो मुझे कोई भी वेबसाइट चलानी है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा अगर होम पेज वगैरह कुछ भी होता या समथिंग कुछ भी है, यहाँ पे अगर मैंने कोई टेक्स्ट दिया है तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे लिंक हो जाए और वो सारा इतना मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े। लास्ट कंटेंट मेरा यहाँ पे है और एक कंटेंट मेरा स्टार्टिंग पे है। कुछ ऐसा हो जाए कि अपने आप स्क्रॉल होके मैं उस कंटेंट पे पहुंच जाऊँ, मेरी स्क्रॉलिंग जो है वो डिक्रीज हो जाए। इसको हम बोलते हैं पेज विद इन द लिंक, कि आपने एक ही पेज को लिंक कैसे करना है। गेटिंग माय पॉइंट। किसी के पास कोई आइडिया है कैसे लिंक कर सकते हो? एनीवन? लिंक बना सकते हैं कैसे? हैश से लिंक बनाएंगे। चलो मान लो भी मैं जहाँ पे ये मेरा पैराग्राफ एंड हो रहा है, मैं यहाँ पे H1 के अंदर एक मैं लिंक दे देती हूँ। अब वो लिंक कहीं पे जा नहीं रहा, मैं कैसे दूँ उसको लिंक? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जस्ट टेक्स्ट हियर। थोड़ा इसको स्टाइल भी कर लेते हैं। चलो तो ये मैंने कुछ ब्लू कलर का लिंक दे दिया, तो ये कुछ ऐसा लिंक आ रहा है। डन। अब हमें क्या करना चाहिए था? हमें यहाँ पे लिंक देना चाहिए था या ऊपर लिंक देना चाहिए था? क्या करें हम? किसी के पास कोई शॉर्टकट में आइडिया हो? कैसे? CSS में? कैसे? नो। मैंने सिंपल से एक बटन क्रिएट कर देते हैं और बटन को फिर सीधा कॉल नहीं करा देते हैं CSS में। बट तो भी मैंने करवाई नहीं। ये जो कंसेप्ट है ना क्लासेस और आईडी करवाया, ये भी नहीं है। जस्ट मुझे चेक करना है कि अगर आप इसको सॉल्व करते, आपने क्या आइडिया लगा के करना होगा, किस कोई ऐसी कोई चीज हो कि नहीं है। सोचो तो सही, हालांकि होना तो नहीं है, उसके लिए कुछ क्लास और आईडी ही लगानी पड़ेगी, लेकिन वो सोचो तो सही। पहली चीज तो ये, इसको हम काम करेंगे थोड़े क्लास और आईडी के हिसाब से, ठीक है। अब क्लासेस और आईडी क्या होती है, उसके लिए मैंने जरा एक नई फाइल बना लेती हूँ। डॉट HTML। तो मैंने अदर सिलेक्टर्स के नाम से एक फाइल बना ली है। इस कंटेंट का जो मेन हाईलाइट होगी वो होगी क्लास और आईडी, ठीक है जी। क्लासेस एंड आईडी इन HTML। तो ये अदर सिलेक्टर्स होते हैं, ठीक है जी। ये कोई टैग नहीं होते, बट टैग्स को दिए जाने वाले नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंस्टांस, मुझे क्या करना है, मुझे कंटेंट चेंज करना है। मुझे कंटेंट चेंज करना है जहां पे क्या होगा, ये H1 है, इसके अलावा हो सकता है बहुत सारे H1 हो। क्या करना पड़ता है, सेपरेटली H1 को कॉल वगैरह करना पड़ता है। अब H1 के अलावा भी कोई और टैग्स हो सकते हैं। मान लो मेरे पास H1 भी है, मेरे पास H4 या 6 भी है, सबको मुझे एक ही कलर देना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक क्लास में रखूंगी उनको। गेटिंग माई पॉइंट। और जहां भी उनको डिफ्रेंशिएट करना होगा वहां पे उनको हम आईडी दे देंगे। तो ये होता है अदर सेलेक्टर्स, स्यूडो सेलेक्टर्स भी इनको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर टैग लिखा H1 का, और H4 का टैग होगा, और एक पैराग्राफ का भी टैग होगा। तो ज़रा ऊपर चलते हैं इसके अंदर। इसको कर देते हैं लॉगिन में, ठीक है। और ये बताएगा हेडिंग 4 का टैग, ये बताएगा हेडिंग 4 हो जाएगा इसके अंदर। एंड यहाँ पे हम चेंज कर देंगे हेडिंग 4 ऊपर 1 कर देते हैं, नॉट इवन 1 बट 2। मैं यहाँ पे टैग से चेंज कर देती हूँ,
क्योंकि H1 मैंने ऑलरेडी यूज़ करा है। यहाँ पे भी चेंज, तो मैंने लिए यहाँ पे पैराग्राफ टैग H2 एंड H4 नाम के टैग। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, द मोमेंट हम इसके अंदर टैग्स बनाते हैं ना, हमें चाहिए कि हम इसके अंदर एक क्लास बना दें। अब दो तरीके से वो काम कर सकते हो, मुझे सबको एक ही जगह पे काम करवाना है तो मैं लिखूंगी इसके अंदर क्लास, तो क्लास मान लो उसका नाम हेड है, या तो आप एक एक तरीके से इसको काम करें, या फिर आप क्या कर सकते हो, द मोमेंट मैंने पी टैग लिखा, मैंने डॉट लिखा और फिर मैं अपने क्लास का नाम लिख रही हूँ, तो उससे भी क्लास बन जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? डॉट से क्लासेस बनती हैं। और ज़रा इसके अंदर हम अपना कंटेंट दे देते हैं। डन। तो दो पैराग्राफ हो गए जिनको सेम ही क्लास देनी है। अब इनको हमने ये करनी है, स्टाइलिंग देनी है। ऑफ कोर्स अगर वो सिलेक्टर है तो उनको CSS पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे जरा लिख देते हैं डॉट हेड, और यहाँ पे जरा उनका कलर डिफाइन कर लेते हैं। मान लो उनका कलर जो होगा वो कुछ होगा ब्लू के अंदर, और उनका जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो कुछ ऑरेंज के अंदर होगा। अब ज़रा इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जैसे कि ऑलरेडी एक इंस्टांस मेरा चल रहा है तो इसको बंद किए बगैर मैं दोबारा नहीं स्टार्ट कर सकती। तो इस पॉइंट पे मैं जस्ट इसको कॉपी बात करूँगी, फाइल के ऊपर जाओ, राइट क्लिक करो, कॉपी बात करो, एंड यहाँ पे अपने दूसरे यूआरएल के अंदर इसको पेस्ट कर दो, तो आप एक ही टाइम पे बड़े इंस्टांस को ओपन कर सकते हो। इन केस कई बार ऐसा भी होता है कि आप यहाँ पे द मोमेंट आपने F5 प्रेस किया आपकी फाइलें नहीं खुल रही, बहुत बार होता है ऐसा, तो उस टाइम पे भी आप कॉपी पाथ का यूज़ कर सकते हो। फिलहाल ये जो दो पैराग्राफ्स थे उनके ऊपर ये काम हो गया। अब वो तो पैराग्राफ है तो उनके ऊपर वो चीज़ होगी। मान लो अगर आपने हेड को यूज़ नहीं भी करा होता, आपने पी टैग लिखा होता, तब भी दोनों के ऊपर होना था। लेकिन जिनको मैं क्लास दूंगी ना, कोई भी टैग उसी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनको हटा रही हूँ और सेम बता रही हूँ डॉट, अगर मैं H2 के अंदर मैं डॉट लगा के हेड लिखूँ तो उसकी वो क्लास बन जाएगी। और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जस्ट टेक्स्ट हेयर एंड सेव टैब एंड हेयर, और रुको रुको इसको दी नहीं हुई क्लास, H2 हो गया और यहाँ पे हेड लिख देते हैं डॉट हेड, तो यहाँ पे भी उसका सेम ऑपरेशन अप्लाई हो गया। अगर पी टैग लिख रहे हो तो सिर्फ पैराग्राफ टैग होंगे। अगर क्लास से कॉल करते हो तो जिस भी टैग को वो क्लास दी होगी वो हर जगह वो अप्लाई हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब अगर मान लो मुझे किसी को आईडी देनी है, तो मैंने H4 को एक आईडी देनी है, तो आईडी कैसे बनती है, हैश के साथ बनती है, जिसको हम शार्प भी बोल देते हैं। हैश के साथ आईडी बनती है, तो आईडी हमेशा यूनिक होती है। जैसे आपकी ईमेल आईडी है वो हमेशा यूनिक होगी, आईडी के नाम को भी सेम नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे टैग्स के नाम लिख दी ना, क्लास के अंदर हेड हेड लिख दिया, आईडी का नाम नहीं होना चाहिए। मान लो आईडी में यहाँ पे सिर्फ एक एम के दे रही हूँ, नाम लिख सकते हो जैसे अपनी फाइलों का नाम लिखते हो वैसे क्लास और आईडी का नाम लिखते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये डिफरेंट होगा, डिफरेंट टेक्स्ट होगा, डिफरेंट टेक्स्ट। और हम इसको जब कॉल कराएंगे आईडी को तो हम कॉल भी इसको हैश के साथ ही करवाएंगे। मैंने लिखा हैश एम के, कलर मान लो इसके अंदर भी होगा ग्रीन कलर, सेव टैब हिट एंटर, तो ये इसका कलर देख पा रहे हो, इट्स ग्रीन कलर। तो ये हमने इसको आईडी के साथ कॉल किया। क्लियर हुआ सबको? कोई ऐसा है जिसको अभी भी डाउट है और समथिंग? तो फिर आईडी बनाने का फायदा क्या है? आईडी क्यों बना रहे हो? मान लो ये मेरे पास सिंपल टैग है, ये तो चलो मैंने सेपरेट टैग ले लिया। अभी जैसे यही H2 टैग है, इसी को अगर मैं आईडी दे दूँ, ओह वेट, मुझे देना है इसको हेडिंग देनी है, हेडिंग नाम की मैं इसको आईडी दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉट हेडिंग के अंदर कि उसका बैकग्राउंड कलर बाकी को नहीं चेंज होगा। डॉट हेड से तो उसकी क्लास सेम हो रही है ना, जो उसका कलर डिफाइन करेगा। मान लो उसको जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे ब्लैक देना है। कहाँ पे मैंने कुछ चेंज किया शायद, ये H2 हो गया, हेडिंग्स नहीं था, हेडिंग था। स्पेसेस भी एक्स्ट्रा दी हुई है, स्पेसेस को भी रिमूव करो, हो गया। तो स्पेसेस की वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आपसे ये मिनिमम मिस्टेक भी हो रही है ना कि आप स्पेसेस ज़्यादा दे रहे हो, तो प्लीज़ उसको भी नोट करो। आप ये मत सोचो नहीं मैंने नाम सेम लिखा हुआ है, हैश से भी कॉल करा हुआ है, लेकिन जहाँ पे रखा कहीं पे उस पर ज़्यादा स्पेसेस तो नहीं दी, मैंने स्पेसेस दे दी थी, इसलिए मेरी प्रॉब्लम है। डन। तो ये बाकी देखो, जिसको आपने हेड क्लास दी हुई है
उसका कलर क्या है, ब्लू, उसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज आ रहा है। ये जो H2 था, इसके पास भी तो सेम ही प्रॉपर्टीज थी पहले, लेकिन इन केस अगर मुझे इसकी कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो मैं उसको कर सकती हूँ थ्रू आईडी। जिसको आपने चेंज करना है उसी को मेंशन करो रेदर देन ऑल ऑफ देम। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? किसी को डाउट है तो बताओ। नो वन? प्लीज यहाँ तक आप थोड़ा रिकवर करो, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट करवा सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक बार देख लो, अगर किसी को किसी चीज पॉइंट पे डाउट है तो देख लो एक बार। ये स्टार्टिंग वाली फाइल थी, इसको एक बार देख लो, फिर वो जो हमारा क्वेश्चन है ना कैसे लिंक करते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। एक बार क्लास और आईडी का कंसेप्ट अपने लैपटॉप पे नोट कर लो। काम करना पड़ता है कि पैटर्न है निकालो काम करो। फोल्डर में सेव कर फोल्डर सेव हो गया इसमें बड़ा कौन सा फोल्डर ये सारी ना हमें सी में डाली जाए
स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला कि इस बातों करने के लिए नहीं, बातें नहीं। जिनको क्लास और आईडी में लेके डाउट है मैं उनको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिंपल हमने क्या लॉजिक करा है, देखो क्लास कौन सी होती है, सिमिलर ग्रुप ऑफ क्लासेस, ठीक है जी। तो बहुत सारे टैग्स को हम एक सेम क्लास के अंदर रख सकते हैं, ठीक है जी। और जो डिफरेंट आप टैग दे रहे हो, अगर आप उनको डिफरेंट स्टाइल लेना चाहते हो तो आप उनको आईडी प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे कोई भी जितने मर्जी एलिमेंट देने हैं, मान लो मुझे कोई एक देना है टैग, इसके अंदर H5 नाम का टैग देना है। अगर मैं उसके अंदर सेम क्लास बनाऊंगी हेड नाम की, तो उसके अंदर मैं अगर कुछ भी लिखूं, जो भी टेक्स्ट होगा उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टी ले लेगा जो हेड को डिफाइन करके रखी हुई है। मैंने सिर्फ H5 बनाया, उसको सिर्फ क्लास दी, कोई स्टाइलिंग नहीं करी, क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टी हेड के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है कि उसका कलर और बैकग्राउंड कलर ये होगा। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। आईडी में क्या होगा, अगर इसी को मुझे डिफरेंट आईडी देनी हो, ये नहीं है कि अगर एक टैग को आपने सिर्फ क्लास दी है तो आप उसको आईडी नहीं दे सकते, ऑफ कोर्स दे सकते हो। अगर मैं इसको आईडी दूं तो आईडी यूनिक होनी चाहिए, मैं एक और नाम दे देती हूँ। मान लो उस आईडी का नाम क्या है, कंटेंट होगा इसका। तो हम कैसे कॉल करते हैं आईडी को, हैश के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हैश कंटेंट। और अगर आप चाहते हो उसका कलर कुछ और करना तो आप कुछ और कर सकते हो, जैसे उसका कलर ब्लू करना चाहते हो। पहले क्या था, पहले भी ब्लू ही था, चेंज कर देते हैं। अगर आपने उसका कलर रेड करना है तो रेड कर सकते हो, डन। बैकग्राउंड कलर उसका वही है जो पहले था, उसका सिर्फ कलर चेंज करा है, कैसे कॉल करके, उसके आईडी से कॉल करके। यहाँ तक क्लियर हुआ, अब तो नहीं कोई डाउट? ओके। बाकी ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है, अगर प्रैक्टिस को पेंडिंग डालते जाओगे ना, ये रोज की प्रैक्टिस वाला काम है। अगर प्रैक्टिस पेंडिंग पड़ गई तो फिर कुछ नहीं आना, ट्रस्ट मी, ये साथ साथ में काम करने वाला है। क्लास को हैश से कॉल करेंगे, आईडी को हैश से, क्लास को डॉट से। डॉट से। हाँ। मैं हैश साइड पे करूंगी आ जाएगा, क्या? अगर मैं साइड पे डॉट डाल के करूंगी तो फिर वो एचटीएमएल में आएगा ना, एचटीएमएल में डॉट डालोगी तो क्लास बन जाएगी, हैश डालोगी तो आईडी बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? कोई है जिसको डाउट है? चलो, अब जरा अपनी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं कि अगर हमें पेज विद इन द लिंक बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। पहली चीज तो ये कि लिंक हम वहां पे लगाएंगे जहाँ पे हम जंप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं H1 यहाँ पे यूज कर रही हूँ और मैं यहाँ लिखती हूँ कि मेन कंटेंट है, मेन कंटेंट है।
और यहाँ पे इसको स्टाइल दे देते हैं थोड़ा सा, लिखा हमने स्टाइल, और यहाँ पे सपोज कलर इज दी रेड वन है, सेव, और इसको एक आईडी देंगे हम। मेन नाम की मैंने यहाँ पे एक आईडी दे दी है। ऊपर चलते हैं और ज़रा चेंज करते हैं अपने सारे कंटेंट को। यहाँ पे लॉरम से पहले स्टार्टिंग में दे देते हैं, तो मैं यहाँ पे एक एंकर लिख देती हूँ, एंड दैट एंकर के अंदर हम यहाँ पे उसकी आईडी दे देंगे, एंड यहाँ पे लिखेंगे जंप टू विजिट द मेन टेक्स्ट। स्टाइल यहाँ पे भी कलर उसका रेड दे देते हैं। ऑलरेडी सारा कलर रेड में ही है, मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ इसको। बॉडी के अंदर कलर रेड नहीं रखना। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा है। मेन कंटेंट हमारा यहाँ पे है, और जो हमने टैग बनाया वो यहाँ पे है। समझ में आया क्या हुआ? थोड़ा और मैं बड़ा कर देती हूँ इसको। हमने यहाँ पे लिखा जंप टू विजिट द मेन टेक्स्ट, क्लिक करो और मेन कंटेंट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे लास्ट में मैंने जो जहाँ पे मतलब मेरी फाइल एंड हो रही है, आप कहाँ पे भी कहीं पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसके अंदर। मैंने यहाँ पे लिख दिया H1 के अंदर, कोई भी टैग यूज़ कर सकते हो अगेन। H1 के अंदर मैंने एक आईडी बनाई मेन, और उसके अंदर लिख दिया मेन कंटेंट हियर। अब जब आप दोबारा जाओगे कंटेंट के अंदर, मैंने स्टार्टिंग में बनाया था एक एंकर टैग, उस एंकर टैग के अंदर मैंने आईडी कॉल कराई है। यूआरएल देते थे ना, मैंने आईडी दे दी, आईडी लिखी और उसको बोल दिया कि जंप करो मेन टेक्स्ट पे। सिर्फ यहाँ पे आईडी का खेल है। इसको सेव करो। हाँ जी, वहाँ पे अपने यूआरएल देना होगा, आईडी नहीं चलेगी फिर। अगर पेजेस को लिंक करना है फिर फाइल के नाम आएंगे। अगर एक ही फाइल पे कंटेंट को लिंक करना है तो उनकी आईडी मेंशन करोगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, मैं इसीलिए कहती हूँ ना कि आप पहले भी अपना सारा कंटेंट लिख दो, नीचे आप अबाउट पेज बना सकते हो। अबाउट के लिए सेपरेट पेज मत बनाओ, अबाउट को होम के अंदर ही डाल दो, तो नीचे भी कंटेंट स्क्रॉल होके ऊपर आ जाएगा। तो दोबारा से इसको रीलोड करते हैं, जहाँ पे हमारा कंटेंट होगा ऊपर चलो, और ये मिलेगा क्या, जंप टू विजिट द मेन टेक्स्ट, क्लिक करो और आप मेन कंटेंट के ऊपर पहुंच जाओगे। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? तो ये आज का इतना सारा काम है, प्लीज़ जितना करें उनको रिकवर जरूर कर लो, ठीक है? और ट्राई करो अपने प्रोजेक्ट से अपने वेब पेजेस बनाने के लिए, आप ही की प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे आओ, रोज क्लासेस लगाते जाओ, कोई फायदा नहीं है, पढ़ के आना पड़ेगा।